Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं आपका जो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी आई है। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर है ना। अब देखो इसमें मेजरली जो बच्चों के डाउट हैं वो हैं कि इसका एक तो सिलेबस डिस्कशन कर दीजिए सर, है ना। तो हम इसमें सिलेबस की डिटेल से बात करेंगे और मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारी जगह गलत कुछ चीज़ें हैं, तो हम सिलेबस एक बार डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है पूरा वो भी देखेंगे कि क्या काम करना होता है। देखो आपको अगर मोटा माटी बात मैं बताऊँ ना, तो जो काम आपने डबल आई का अगर एग्ज़ाम दिया है, जो काम एटीसी का होता है ना, वही काम रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर का होता है, ठीक है। सेक्शन कंट्रोलर का। एंड वैसे देखा जाए तो अपने आप में ये बहुत ही हेक्टिक जॉब है। अगर आप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ये देखो कि मुझे आराम मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। 6 घंटे की शिफ्ट होती है और इसमें 6 घंटे आपको बिल्कुल ध्यान से ही काम करना होता है। बाकी हम अभी डिटेल में देखेंगे क्या क्या काम करना होता है। और फिर इसके अलावा आपका जो आई का क्राइटेरिया है वो सब भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स वगैरह आए थे टेलीग्राम पे मैंने जो थ्रेड पोस्ट किया था, उसमें आपके जो भी डाउट्स थे उनका डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये सेक्शन कंट्रोलर आपकी लेवल 6 की जॉब होती है। अच्छा, ये लेवल 6 की जॉब है और इसमें प्रमोशन एस्पेक्ट की अगर मैं आपको बात करूँ तो प्रमोशंस इसमें अच्छे होते हैं। आप लेवल 6 से लेवल 7 आराम से जा सकते हो और इवन बहुत से बच्चे यहाँ पे लेवल 9 तक भी जाते हैं और 10 तक भी आप जा सकते हो, है ना। बिकॉज 9 10 तो वही होता है कि आप 8 पे चले गए, उसके बाद 9 10 पे जाता, मतलब ऑब्वियसली बच्चा पहुंच जाता है अगर कम एज में जा रहा है तो। ठीक है। अब ये इसका बेसिक पे होता है 35,400 एंड मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका A2, ठीक है। A2 का मतलब क्या है कि जो आपकी आई साइट है वो 6/9 होनी चाहिए विदाउट स्पेक्स, है ना। आपको कोई बिना स्पेक्स यूज़ किए 6/9 की आपकी आई साइट होनी चाहिए। तो ये मतलब एक आई का क्राइटेरिया है और इसकी ज़रूरत भी है बिकॉज स्पेक्स का थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू रहता है। जो काम करोगे ना उसमें इतना स्पेक्स का बड़ा थोड़ा वो है ना। अब क्या है इसमें एज लिमिट जो है आपकी 20 to 33 है एंड वैकेंसीज आपकी 368 है। ऑल इन ऑल ये है। अब देखो एक बार मैं फटाफट से आपको सिलेबस पर लेकर के जाता हूँ। तो ये देखो आप मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका A2 है उसके बारे में डिटेल दी गई है कि आपका डिस्टेंट विजन और नियर विजन दोनों ही 6/9 होनी चाहिए दोनों आँखों के। और नियर विजन भी 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। ये देखो विदाउट ग्लासेस है और यहाँ पे आपका कोई भी कलर विजन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन या मायोपिक विजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो बहुत हाई चांस है कि आपका यहाँ पे आपको कंसीडर ना किया जाए इन द मेडिकल टेस्ट, ओके। तो अब मैं इन छोटी मोटी बातों पे नहीं जा रहा हूँ कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, ये सब आई गेस आपने देख लिया होगा और आई थिंक इसकी लास्ट डेट भी ओवर हो गई है। तो जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो हमारा सिलेबस और अब जॉब प्रोफाइल ही रहेगा। तो अब देखो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहला CPT होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका एक CBAT होगा, ठीक है। साइको टाइप होता है तो वो CBAT का भी हम देखेंगे। फिलहाल आपका मेजर जो कंसंट्रेशन पॉइंट होना चाहिए वो CBT होना चाहिए। फिर DV होगा, इसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये दोनों प्रोसेस वैसे सेम ही सेम हो जाते हैं। आपका एक दिन अगर यहाँ पे DV होगा तो नेक्स्ट डे आपका मेडिकल करा दिया जाएगा, जो भी मेडिकल बोर्ड आपका यहाँ मिलता है। खैर अब हम आते हैं सिलेबस पे। जो आपका CBT है उसमें आपका 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी देखेंगे, सॉरी 3 पार्ट में होगा। दूसरे पार्ट में लॉजिकल कैपेबिलिटी देखेंगे, तीसरे पार्ट में आपका मेंटल रीजनिंग देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए तो जो आपका पहला पार्ट है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। अच्छा, वैसे इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको 2 आवर का टाइम मिलेगा। कहाँ लिखा है यार ये, हाँ ये लिखा है टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर 1/3, जो कि सारे आरआरबी एग्जाम्स में होती ही है। और नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा। जो CBT है वो स्क्रीनिंग नेचर का है एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन आपका ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। बाकी चीज़ें अभी हम देखते हैं कि कौन से। अब देखो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली, बट इसमें जो टफनेस का लेवल है ना वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा बताता हूँ। सबसे पहले आपको पार्ट 1 में देखोगे तो मैथमेटिक्स आएगी जिसमें कि नंबर सिस्टम होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। ये आपका वही स्टेशन मास्टर लेवल के क्वेश्चंस होंगे इसमें। एवरेजेस है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, टाइम है, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क। देन आपका अलजेब्रा, लीनियर क्वेश्चंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, LCM SCF, ज्योमेट्री। इसमें ज्योमेट्री क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अब एक बात याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ये बोथ ओनली बेसिक लेवल पे मत जाना। ये नहीं कि आप बस थोड़ा सा लल्लू पंजू वाली चीज़ें देख लें। कोशिश करिएगा कि आपको स्टैटिस्टिक्स में सारे बेसिक फॉर्मूलेस पता कर लें आप।
और टेबल वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करके जाएं। और प्रोबेबिलिटी में, जब प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो आपको पी एंड सी भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो पी एंड सी अच्छे से करिए। और आपका जो पी एंड सी मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी आपको सारी चीज़ें, केसेस जो हैं वो पता होने चाहिए। और प्रोबेबिलिटी में तो मैं कहूँगा आप जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं एनटीपीसी के वो देख लीजिए। और इसके अलावा सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम हुआ था मेंस का। और फिर आपका 23 का जो मेंस हुआ है, 22 का मेंस हुआ है, इनमें आपके प्रोबेबिलिटी कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बिकॉज़ वो क्या है कि दोनों ही टीसीएस करा रहे हैं। पहले भी वो ये जो सीजीएल के मेंस वाले एग्जाम है ये भी टीसीएस ने कराए हुए हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को भी आप देख के जाइएगा, है ना। मेरा मोटो ये है। चलिए, तो ये तो मैथ में आई गेस आप सब समझ ही गए होंगे कि आपको एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही करना है। बट आपको जो प्रोपोर्शन होगा वो अर्थमेटिक का थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा और एडवांस का थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। बट एडवांस में आपका ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है। मेंसुरेशन में 2D हो गया एरिया, और वॉल्यूम्स बोले तो मेंसुरेशन 3D है ना। और फिर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है ही, अलजेब्रा है ही। और इसमें इन्होंने ट्रिगो का जिक्र तो आई गेस नहीं किया है, बट आप ट्रिगो भी कर लीजिएगा। बेसिक फॉर्मूलेज जो हैं ट्रिगो के करके जाइएगा। अच्छा, अब आते हैं इसका जो पार्ट बी है, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है ना यूट्यूब पे, वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में जो मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस होता है ना। अब इसमें इन्होंने सारा दे दिया कि मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस में आपका एग्जामिनेशन भी है, एनालिसिस एंड इन्फरेंस, ड्राइंग है टेक्स्ट से, टेबुलर डेटा है, डेटा जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें कि चार्ट्स भी हैं, ग्राफ भी हैं, स्कैटर प्लॉट है, पाई चार्ट है, स्टैटिस्टिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है, वेन डायग्राम है। अब मैं आपको एक मोटी मोटी बात बताता हूँ कि ये होता क्या है। तो एक्चुअली में यार इसको हम जीआरई डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं, मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस को। तो इसमें क्या होगा, जब मैं आपसे बोलता हूँ ना कि इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है, अब देखो क्या है। बहुत ही बेसिक से मुझे आई गेस आपको समझाना पड़ेगा। एक बार मैं एक खाली पेज लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, देखो जब भी कोई डेटा होता है ना, सपोज सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा भाई, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है के लिए, अगर मुझे कुछ निकालना है, अगर लेट से कोई कंपनी है या कोई रेलवे की ही हम यहाँ पर्टिकुलरली बात करते हैं। रेलवे में क्या है कि यहाँ पे आपको इतने सारे चार्ट्स का इन्फ्लुएंस निकालने को क्यों बोला जा रहा है, जो सेक्शन कंट्रोलर का, चलो थोड़ा सा काम समझते हैं। ये जो सेक्शन कंट्रोलर है ना, ये किसी डिवीज़न के ऑफिस में बैठा रहेगा, ठीक है। और इसमें इसके अंडर में 10 से 15 स्टेशंस होंगे, उसमें 10 से 15 स्टेशन मास्टर होंगे, 15 या मतलब 18 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। अब यानी कि इसके पास में ये एक पूरा रूट है, इसमें छोटे छोटे स्टेशंस होंगे, अलग अलग टाइप के स्टेशंस हैं यहाँ पर। तो अब इन स्टेशंस पे जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं, जो भी मालगाड़ी जा रही है, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएगी, वो कहाँ से होकर के निकलेगी, कौन सी ट्रेन को रोक लेना है, अगर वंदे भारत पीछे से आ रही है तो उसको निकाल देना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके पास में एक चार्ट के फॉर्म में ही रही हैं, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से इस चार्ट को देखना आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये सेक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। समझ में आती है इतनी सी बात। अब मैंने कहा कि मेरे पास में कुछ डेटा होगा, तो डेटा कलेक्शन तो हो गया। अब ये डेटा कलेक्शन यहाँ पे इस तरीके से होगा कि भैया ये इस ट्रेन का टाइम है, ये इस ट्रेन का टाइम है, यहाँ पर है, ये अगली ट्रेन इस पॉइंट पर है, इस ट्रैक पे यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर खड़ी हुई है। अगर मुझे वंदे भारत को निकालना है तो इस वाली ट्रेन को साइडलाइन करना होगा। मैं अगले स्टेशन पे इस मालगाड़ी को यहाँ खड़ा कर दूंगा। अगर कोई पैसेंजर ट्रेन है तो उसको मैं थोड़ी देर रोक आपने देखा होगा कई सारी ट्रेन यहाँ रोक दी जाती हैं। इवन इसका काम ये भी है कोई ट्रेन टाइम पे पहुँचाना। अगर कोई लोको पायलट है, आपका एएलपी हो गया, लोको पायलट हो गया, या जो अभी आपके ट्रेन ट्रेन मैनेजर कहने लगे हैं, पहले ट्रेन गार्ड होते थे, तो ट्रेन गार्ड या ट्रेन मैनेजर होते हैं, इनको यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड कराना। तो इन सभी लोगों का रिलीफ प्रोवाइड कराना, ट्रेन में चेंज होना इनका, ये भी सेक्शन कंट्रोलर का ही काम होता है, ठीक है। तो ये सब काम उसे कराने हैं, यानी कि उसको डेटा देखने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए उसके, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, आपके पास जो भी डेटा आएगा, जो भी डेटा आपके पास कलेक्ट होकर के आया है, वो अलग अलग फॉर्म में, डेटा अलग अलग चीज़ों के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब वो डेटा है, हो सकता है मैं उसको लाइन ग्राफ के फॉर्म में लेकर के आऊँ, ठीक है। या फिर मैं उसको लाइन ग्राफ में लाऊं, या फिर इसको आप स्कैटर पॉइंट भी बोल सकते हो, स्कैटर प्लॉट। या फिर मैं उसको बार ग्राफ में शो कर सकता हूँ, ठीक है। या तो फिर उसको मैं हिस्टोग्राम के फॉर्म में शो कर सकता हूँ भाई, हिस्टोग्राम। या फिर मैं उसको सर्कल ग्राफ के फॉर्म में, या फिर पाई चार्ट के फॉर्म में, यानी कि किसी भी तरीके से उस डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये उस डेटा पर डिपेंड करता है कि मुझे बार ग्राफ का यूज़ करना है या हिस्टोग्राम का यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके का डेटा होगा उस तरीके का उसके लिए ग्राफ बनेगा। बात समझ में आती है इतनी सी। अब जब ये ग्राफ बन जाते हैं,
तो ये जो आपका एग्जामिनेशन में पूछने वाला है, इनका ही आपको एग्जामिनेशन करना है, इनसे इन्फरेंस निकालना है और इनसे एनालिसिस करना है। समझिए, जब भी आपको कोई भी ग्राफ दिखेगा, मैं सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने आपसे बोला, क्या एग्जांपल दूँ यार इसमें। ऐसा समझो कि आपके पास में 15 प्लांट हैं, ठीक है। 15 प्लांट हैं आपके पास में। इन 15 प्लांट का जो जो मेज़रमेंट है वो अलग अलग है, ठीक है। इन 15 प्लांट का अलग अलग मेज़रमेंट है, और वो 48 इंचेस से लेकर के आपका 58 इंचेस तक जाता है। 48 58 10 का गैप हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा यार इसके लिए एक मैंने यहाँ पर आपको वो बना दिया कि भाई क्लास क्या है। तो मैंने कहा हो सकता है कि 48 इंच से लेके मैंने 50 इंच वाले पेड़ यहाँ ले लिए, फिर मैंने 50 से लेकर के आपका 52 वाले यहाँ ले लिए, फिर मैंने 52 से लेकर के 54 वाले यहाँ ले लिए, 54 से 56 यहाँ ले लिए, 6 से 8 यहाँ ले लिए, देन 58 टू 60 यहाँ ले लिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार देखो, अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, भाई 15 प्लांट हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो 48 से लेकर के 50 इंचेस के प्लांट हैं वो कितने होंगे भाई। यहाँ पे मैंने कहा कि चलो 2 प्लांट ऐसे हैं। फिर मैंने कहा कि 50 से 52 वाले भी 2 प्लांट हैं। फिर मैंने कहा कि ये 54 से 56 वाले आप ले, एक सेकंड, 52 से 54 वाले आप ले लो 5, ठीक है। ये कितने हो गए, 5 4 9। तो अब आप 6 और बचे हैं, तो इसका आप मान लो 3 है, इसका आप मान लो फिर से 3 है, ठीक है। 1 2 3 4। एक सेकंड यार, मैंने क्या गड़बड़ करी है क्या कुछ। हम्म। अब मैं 60 क्यों ले रहा हूँ भाई, 60 का तो है ही नहीं, 58 तक के ही है ना। तो भाई ये आपके हो गया एक 3, तो ये हमारी 5 फ्रीक्वेंसी बन गई। हाँ। अब मैंने कहा कि चलो इसकी हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इस वाली क्लास की, 2/15 हो जाएगी। इस वाली क्लास की 2/15 हो जाएगी। इस वाली क्लास की 5/15 हो जाएगी। इस वाले क्लास की 3/15, और इस वाले क्लास की भी 3/15 हो जाएगी। फिर मैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, है ना। इस तरीके की, मतलब इस तरीके के बहुत से टर्म्स होते हैं, ऐसे बहुत से एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से आपके। फिर ये तो मैंने आपको सबसे सिंपल बताया, टेबलर वाला। ये टेबलर वाला है, फिर इसमें हो सकता है आपको हिस्टोग्राम बना करके दे दें ऐसे ही डेटा का। फिर ऐसे ही डेटा का आपको हो सकता है कि स्कैटर प्लॉट ग्राफ बना करके दे दें। तो अलग अलग इस तरीके का आपको डेटा दिया जाएगा, उससे आपको फिर उसका एग्जामिनेशन करना है कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर हो सकता है कि आपसे पूछ ले, कुछ इन्फ्रेंस निकलवा दे उसका, है ना। तो आपको इन्फ्रेंस निकाल करके देना होगा। अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज बनते हैं। तो अब इस वीडियो में तो मैं सिलेबस डिस्कशन करना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ। तो आई गेस आपको एक आइडिया पड़ गया होगा। सबसे पहले आपका डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा का फिर क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। फिर उस रिप्रेजेंटेशन के बाद उसका आप एग्जामिनेशन करोगे। एग्जामिनेशन करने के बाद में आप उसका एनालिसिस करेंगे, फिर आप उसका इंटरफ्रेंस निकालेंगे, ठीक है। ये पूरी कहानी होती है। और इस सब में आपको ये सारे टेक्स्ट टैबुलर डेटा का यूज़ करना है, आपको ग्राफिकल डेटा का यूज़ करना है, जिसमें चार्ट, ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, स्टैटिस्टिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन और वेन डायग्राम्स आएंगे, ठीक है। ये होता है मोटा माटी। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे कई लोग उठा करके डीआई करवा दे रहे हैं कि भाई डीआई कर लो इसमें। अरे डीआई थोड़ी ना ये होती है। डीआई चलो ठीक है, एक बात आपकी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करा दो, बट इसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। आप समझिए कि एग्जामिनेशन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। फिर जो डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, वो तो इधर वो पूछ ही रहा है, डेटा अरेंजमेंट करो, डेटा सफिशिएंसी निकालो। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ये एक अपने आप में यार बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसमें दो पार्ट हैं, एक है डेटा एनालिसिस और एक है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा एनालिसिस में आता है ये जो मैंने ऊपर समझाया, इसका आपको एनालिसिस करना है। सेकंड पार्ट इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन, वो डीएस होती है, उसमें डेटा सफिशिएंसी आती है। बाकी अगर आपको इस पे कुछ एक आध वीडियो में पूरी डिटेल में कुछ क्वेश्चंस करा के दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे टर्म्स भी होते हैं, एमसीक्यू इसमें थ्योरेटिकल भी बहुत सारे बनते हैं एक्चुअली में। ये हम जो आप कभी अगर डेटा ये डेटा साइंटिस्ट वाला कोर्स करोगे ना, तो आपको समझ आएगा, उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। खैर, फिर आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी। लॉजिकल कैपेबिलिटी में मैं देख रहा हूँ बता दे रहे हैं कि भाई लॉजिकल रीजनिंग कर लो। अरे भाई लॉजिकल रीजनिंग ये पार्ट है। फिर आपने आरसी करनी है, आरसी से आपकी यहाँ पे लॉजिकल कैपेबिलिटी वो देखेंगे, क्या देखेंगे अब। आरसी में आपके पैसेजेस होंगे हिस्ट्री, सोसाइटी, लिटरेचर, फलाना ढिमकाना से, ठीक है। ये यहाँ यहाँ से आपके ये पैसेजेस होंगे। अब उसमें क्वेश्चन क्या होंगे, उसका मेन आइडिया देखा जाएगा, आपका पूछा जाएगा, सपोर्टिंग आइडिया पूछा जाएगा, उसकी क्या एप्लीकेशन है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, एप्लीकेशन एंड स्टाइल, लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इसके लिए आपको अगेन
ये वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ग्रामर में क्या पैसेज, कोई थीम को समझना सीखना पड़ेगा सबसे पहले, कि कोई पैसेज अगर दिया है तो उसकी थीम क्या है ना, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये किस टोन में बात कर रहा है, आपको टोन भी आनी चाहिए कि भैया ये मुझसे डायडेक्टिकल हो रहा है, या यहाँ पे ये व्यंग्य कर रहा है, या किस तरीके का स्टाइल है पैराग्राफ का, डिटेल्ड है, एक्सप्लेनेटरी है, या फैक्चुअल बेस्ड है, कैसा है। ठीक है, ये सारी कहानी आती है आपके इधर आरसी में। ये एस 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 सी सी जी एल वाले आरसी से अलग है ना, इसको उसमें मत लीजिएगा, ये अलग है। इसकी भी अगर आपको डाउट्स हैं तो इसको हम जब अलग से करेंगे दो चार क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। बाकी आई गेस मोटा माटी आइडिया तो पड़ ही गया होगा। फिर थर्ड पार्ट है इनका एनालिटिकल रीजनिंग का। ये आई गेस, ये अब इसमें तो ये नहीं बताना पड़ेगा ना, लॉजिकल कैपेबिलिटी में ये क्या पूछ रहा है। अरे यार, ये क्या पूछ रहा है, बाइनरी लॉजिक। ठीक है, बूलियन आपकी मैथमेटिक्स है ये, तो बूलियन मैथमेटिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। सिलोगिज्म है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, एजम्पशन है, ब्लड रिलेशन है, फैमिली ट्री है, और लॉजिक बेस्ड पजल्स हैं। पजल्स आप अगर नॉर्मल ये जो आपके केसलेट डीआईए होती हैं, केसलेट तक कर लेना। बाकी केसलेट से ज़्यादा नहीं आएगा है ना, इतने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछने वाले हैं ये पजल्स। यहाँ पे आपसे बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा केसलेट तक ही जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, मेंटल रीजनिंग। तो एनालॉजी पूछा जाएगा, ये तो बेसिक वाली है, सीरीज कंप्लीशन तो ये आप कर ही लोगे। सीरीज आती है, एनालॉजी आती है, कोडिंग डिकोडिंग होगी, और रैंकिंग एंड अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। रैंकिंग वगैरह तो आपको आती होगी, फ्लोर बेस्ड रैंकिंग पूछ लेंगे, या फिर आपसे क्लास बेस्ड रैंकिंग पूछ लेंगे, लेफ्ट टू राइट पूछ सकते हैं, ऊपर से नीचे पूछ सकते हैं, यही दो तीन तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए भैया, कहाँ से किसके कितने आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मैंने आपसे पहले भी बोला कि जो डेटा एनालिसिस का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, और वहाँ से आप देखेंगे कि मैथ और डेटा मिला करके आपका 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी के 20 लॉजिकल कैपेबिलिटी से, बाकी के 20 मेंटल रीजनिंग से, और आपका 100 क्वेश्चन ये पूरे हो जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है तो मैथ केस में आपके 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। बाकी के 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं आपके वो डेटा मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस से होंगे। ठीक है, तो ये आपको डेटा वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना ही होगा, है ना। एंड आई डोंट थिंक कि कोई ढंग से अभी करा रहा है। बाकी अगर आपको और भी कोई अगर डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा सिलेबस से रिलेटेड, वो मैं आपका वहाँ से ले लूँगा। ठीक है, अच्छा अब चलो ठीक है, अब हम जरा इसके जॉब प्रोफाइल की बात करें। तो देखो भाई, जॉब प्रोफाइल तो इसमें आपको बहुत, मतलब आप अगर सोचो कि मेरी जॉब लग गई है, अब मैं थोड़ा भी काम नहीं करूँगा, मेहनत नहीं करूँगा, ऐसा वैसा अब तो किसी जॉब में है नहीं। ठीक है, बट अगेन यहाँ पे काफ़ी आपको कंसंट्रेशन से काम करना होगा, बिकॉज आप पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड होती हैं। कई बार स्टेशन मास्टर भी कुछ गलती करेगा तो वो उल्टी आपके ऊपर ही आनी है, बिकॉज आपके कंट्रोल में है वो स्टेशन मास्टर भी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इवन पहले जो है ये जो सेक्शन कंट्रोलर होते थे ना, सेक्शन कंट्रोलर, ये आई गेस अभी ही आपकी ये वैकेंसी आई है, क्योंकि इससे पहले तो ये जो एक्सपीरियंस्ड स्टेशन मास्टर होते थे ना उनको इसमें बना दिया जाता था सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, यानी कि जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता था 6-7 साल का, तब बनते थे वो सेक्शन कंट्रोलर। कि भाई उनको इस तरह यहाँ का आइडिया है इस स्टेशन का उस स्टेशन का, तो उनको डिवीज़न में डाल दिया, और उनसे वो लिया गया कि भैया आप इसमें अगर इच्छुक हैं तो आप इसमें कंट्रोलिंग सेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका फ़ायदा भी है कि इसमें आपका स्ट्रेस अलाउंस मिलता है। स्ट्रेस अलाउंस तो नाम नहीं है उसका यार, इस अलाउंस का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन स्ट्रेस अलाउंस ही समझिए एक तरीके से। हर मंथ मिलता है 6,000 से ज़्यादा, 6,000 प्लस आपको मिलता है, तो सैलरी इसमें वही लेवल 7 की इक्वलेंट ही हो जाती है, ज़्यादा फ़र्क रहता नहीं है। तो ये मुझे ये अच्छे से याद नहीं आ रहा यार, 6,200 कुछ अमाउंट होता है ना। तो इसके मैंने मोटा माटी काम आपको पहले ऊपर ही बता दिए। और इवन जो आप देखते हैं ट्रैक पे काम होता है ना, बीच बीच में ट्रैक पे कुछ काम होना है यहाँ, ये लेट से यहाँ की पटरी पे कुछ काम होना है, इस काम को करने की जो परमिशन है वो भी आपका सेक्शन कंट्रोलर ही देगा। अगर यहाँ पे कुछ भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदारी भी सेक्शन कंट्रोलर की होगी। ठीक है, इसके अलावा जो, हाँ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये देखो इसका सबसे बढ़िया मैं आपको एग्जांपल बताऊं। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है ना इधर आपका रेलवेज़ की पटरी वगैरह पे, आपका जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ था, तो इसमें जो ट्रेन्स हैं, अब भाई यहाँ प्लेटफॉर्म, अब जो स्टेशन मास्टर थे यहाँ के उनको पता चला कि भैया यहाँ गैस का लीकेज हो रहा है। तो फिर जो इनसे इन्होंने जो कोऑर्डिनेशन किया, वो यहाँ से इन्होंने टेलीफोन से सेक्शन कंट्रोलर के साथ कोऑर्डिनेशन किया। ठीक है, जब इस सेक्शन कंट्रोलर को पता चला कि वहाँ ट्रेन्स नहीं जानी है,
तो ये एक तरीके का डिजास्टर ही हो गया कि भाई इस एरिया में भोपाल के यहाँ पे ट्रेन्स को मैं नहीं जाने दे सकता हूँ, और जिसमें कि आम यात्री हैं, तो इसका मैनेजमेंट भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये भी काम कौन देखेगा? सेक्शन कंट्रोलर। बिकॉज इन सारी ट्रेन की लाइन का मैनेजमेंट कौन कर रहा है कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाने वाली है? सेक्शन कंट्रोलर देख रहा है, ठीक है। ये भी एक काम जो है आपका सेक्शन कंट्रोलर का होता है। तो अपने आप में यार मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, की मोस्ट पोस्ट है, और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है सर, मैं आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाया हूँ, बिकॉज मेजर डाउट्स यही थे। एक तो सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, एक ये जॉब प्रोफाइल समझ नहीं आ रहा था बच्चों को, और आई वाला क्राइटेरिया आई गेस। तो आई गेस कि हो आपको जो सिलेबस है, आप देखिए मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस में आपको बहुत अच्छे से काम करना है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपका सिलेक्शन होगा, जो बच्चे इसको करके जाएंगे, उनके बेसिस पर ही होना है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। कोई और डाउट हो तो डू कमेंट।